हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मुझे आशा है आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमन को पढ़ें। इस पाठ में हम उनकी जीवनी और उनके बारे में जानेंगे। तो आइए हम इस पाठ को देखते हैं। यह है हमारा पाठ 4, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमन। भारत भूमि रत्न गर्भा है, मतलब हमारे भारत भूमि में बहुत सारे रत्न हुए हैं। उनमें से एक रत्न है श्री चंद्रशेखर वेंकटरमन। इनके रत्नों की क्रांति से सारा जग आलोकित है। इसके सपूत विश्व में भारत रूपी माँ का मस्तक ऊंचा रखने के लिए दिन रात जी जान से जुटे रहते हैं। हमारे देश में भारत को माँ कहा गया, इस भूमि को माँ का दर्जा दिया गया, जो एक सर्वोपरि दर्जा है जिसका हम ऋण कभी नहीं चुका सकते। आधुनिक भारत के उन्नयन में अविस्मरणीय योगदान रहा है हमारे वैज्ञानिकों का। जो आधुनिक भारत जो हुआ है वो अविस्मरणीय, मतलब जिसे भुलाया ना जा सके, ऐसा योगदान हमारे वैज्ञानिकों का रहा है। इन वैज्ञानिकों में नाम धन्य थे श्री चंद्रशेखर वेंकटरमन। एक जो वैज्ञानिक थे जिनका हम योगदान नहीं भुलाया जा सकता, उन्हीं का नाम था चंद्रशेखर वेंकटरमन। अपने अभूतपूर्व आविष्कारों से विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करके भारत माता की महिमा मंडित किया था। इन्होंने सबसे ऊंचा जो पुरस्कार है, जो नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, वह पुरस्कार इन्होंने हासिल किया और भारत माता को गौरवान्वित किया था। श्री चंद्रशेखर वेंकटरमन का जन्म 7 नवंबर 1888 ईस्वी को तमिलनाडु के प्रसिद्ध नगर तिरुचिरापल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? तिरुचिरापल्ली में। और कब हुआ था? 7 नवंबर 1888 ईस्वी में। उनके पिता श्री चंद्रशेखर अय्यर अपने नगर के महाविद्यालय में भौतिकी के प्रधानाध्यापक थे। उनके पिताजी पेशे से अध्यापक थे और वे क्या पढ़ाते थे? भौतिकी। बालक रमन पर अपने पिता की वैज्ञानिक अभिरुचि का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। वे किससे प्रेरित थे? अपने पिताजी की अभिरुचि से प्रेरित थे। उनके संस्कार भी वैसे ही बन गए। कुछ दिनों पश्चात श्री चंद्रशेखर विशाखापट्टनम चले गए। कहाँ चले गए? विशाखापट्टनम। वेंकटरमन की शिक्षा यहीं पर नहीं रुकी। यहाँ आने पर उनके पिता की मैत्री अंग्रेजी के प्रकांड विद्वान श्रीनिवास अयंगर से हो गई। किससे हो गई? श्रीनिवास अयंगर से। भला उनके सानिध्य का प्रभाव बालक रमन पर कैसे न पड़ता। परिणामतः रमन अंग्रेजी में भी खूब रुचि लेने लगे। अब उनके जो पिता के मित्र थे अयंगर जी, वो अंग्रेजी में बहुत होशियार थे। अब उनके जो पिता का प्रभाव रमन चंद्रशेखर अय्यर पे पड़ा, तो फिर उनके जो मित्र थे रमन, उनका भी प्रभाव, अयंगर जी का प्रभाव भी चंद्रशेखर जी पर पड़ा। उनकी माता श्रीमती पार्वती आमूल धार्मिक विचारों वाली सुशील महिला थी। उन्हें वेद शास्त्रों का भी अच्छा खासा ज्ञान था। माँ के इन संस्कारों ने भी रमन के जीवन निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। संस्कार बहुत बड़ी चीज होती है। जैसे हम संस्कार लेते हैं, उन्हीं के अनुरूप हमारा जीवन बन जाता है। हमारा भविष्य हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है। आप इस बात से रह रहकर हैरान हो जाएंगे कि पिता और पुत्र दोनों का एक ही नाम चंद्रशेखर
कैसे? अब पिताजी और बेटे का दोनों का नाम चंद्रशेखर कैसे? तो शायद आप नहीं जानते कि दक्षिण भारत के कुछ प्रांत, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु आदि में यह प्रथा है कि पुत्र अपने नाम के साथ पिता का नाम भी लगाते हैं। वहां पर एक रिवाज है कि आप अपने नाम के साथ में अपने पिताजी का नाम भी अवश्य लगाएंगे। जैसे महात्मा गांधी का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, ठीक वैसे ही श्री वेंकट रमन का पूरा नाम चंद्रशेखर वेंकट रमन था। चंद्रशेखर उनके पिताजी का नाम था और वेंकट रमन उनका अपना नाम था। उन्होंने अपने पिताजी का नाम चंद्रशेखर अपने नाम से पहले लगाया। रमन बड़े प्रतिभाशाली विद्यार्थी थे। उनकी बुद्धि इतनी कुशाग्र थी, कुशाग्र मतलब तेज थी, कि उनके सामने अग्रिम कक्षा के विद्यार्थी ही हतप्रभ से रह जाते थे। मतलब आगे वाले उनसे बड़े कक्षा के विद्यार्थी भी उनके सामने नहीं टिक पाते थे। 12 वर्ष की अल्पायु में इन्होंने मैट्रिक्स की परीक्षा प्रथम श्रेणी से पास कर ली थी और इनके 2 वर्ष बाद इन्होंने FA में भी प्रथम श्रेणी प्राप्त की। तदुपरांत वह उच्च शिक्षा पाने के लिए मद्रास गए, क्योंकि उन दिनों विशाखापट्टनम में उच्च शिक्षा का प्रबंध नहीं था। जब विशाखापट्टनम में वो रहते थे और वहाँ उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त करने के साधन नहीं थे, तो वे मद्रास चले गए। वहाँ उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज में BA में प्रवेश पा लिया। अब उन्होंने BA में एडमिशन ले लिया था। रमन अपनी कक्षा में आयु में सबसे कम और डीन डॉल में सबसे छोटे थे। उनकी उम्र सबसे कम थी और वो शारीरिक रूप से भी छोटे दिखते थे। पहले दिन प्रोफेसर इटलियन अंग्रेजी पढ़ाने आए तो उन्हें भ्रम हो गया कि यह विद्यार्थी भूल से इस कक्षा में आ गया है। उनको क्या लगा कि ये छोटा बच्चा है और ये गलती से इस क्लास में आ गया है। उन्होंने उसे कक्षा से चले जाने के लिए कहा। इस पर रमन ने अपने प्रधानाध्यापक को आदर सहित बताया, श्रीमान, मैंने कोई भूल नहीं की, मैं इसी कक्षा का छात्र हूँ। जब टीचर ने कहा कि आप इस कक्षा से जा सकते हैं, आप इस कक्षा में गलती से आ गए हैं, तो रमन जी ने कहा, नहीं सर, मुझे माफ करिए, मैं गलती से नहीं आया हूँ, मैं इसी कक्षा का विद्यार्थी हूँ। यह सुनकर प्रधानाध्यापक महोदय के विस्मय का ठिकाना ना रहा और तभी से वे रमन में विशेष रुचि लेने लगे। रमन भी दत्तचित्त होकर अपनी पढ़ाई में जुट गए, जिसका परिणाम यह हुआ कि वह BA में विश्वविद्यालय में प्रथम आए। अब उस टीचर ने उनके ऊपर, अध्यापक ने विशेष रुचि दिखाई। वे चाहते थे कि उसे आगे से आगे लेके जाए और रमन जी ने भी अपना पूरा तन मन लगा के एकदम लीन हो गए उस पढ़ाई में और फलस्वरूप वे पूरे विश्वविद्यालय में प्रथम आए। लेकिन रमन के लिए यह कोई बड़ी उपलब्धि नहीं थी, यह कोई बड़ी बात नहीं थी। 1-2 वर्ष बाद ही उन्होंने ध्वनि विज्ञान के क्षेत्र में इतनी बड़ी खोज कर डाली कि विद्यार्थियों की तो बात ही क्या। विद्यालय के प्रधानाध्यापकों में उनके ज्ञान की चर्चा होने लगी। अब उन्होंने ध्वनि विज्ञान में बहुत बड़ी खोज करी और सभी जो उनके कॉलेज के जो अध्यापक थे उनमें उनके ज्ञान की चर्चाएं होने लगी। यही नहीं, केवल 18 वर्ष की आयु में ही उनके शोध इंग्लैंड की फिलोसॉफिकल मैगजीन और नेचर जैसी प्रसिद्ध वैज्ञानिक पत्रिकाओं में भी प्रकाशित होने लगे। अब उनके द्वारा किए गए जो शोध थे वो 2 मैगजीन्स थी और में प्रसारित होने लगे, प्रकाशित होने लगे। कौन कौन सी? फिलोसॉफिकल मैगजीन और नेचर जैसी 2 मैगजीन्स थी और में प्रकाशित हो गए। वेंकट रमन सन 1906 में MA की परीक्षा में भी पूरे मद्रास विश्वविद्यालय में
प्रथम आए थे। कौन सी परीक्षा में? एमए की में। तब तक उनके ज्ञान की धाक दूर दूर तक जम गई थी। उनकी अप्रतिम प्रतिभा से प्रभावित होकर सरकार ने उन्हें उच्चतर शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजने का निश्चय कर दिया। अब सरकार ने क्या सोचा कि उन्हें आगे की ऊपरी शिक्षा के लिए उन्हें इंग्लैंड भेज दिया जाना चाहिए। उनको आर्थिक संकट से बचाने के लिए एक छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था की गई, लेकिन उनके क्षीणकाय होने के कारण सारा बना बनाया काम बिगड़ गया। क्या हो गया? उनका क्षीणकाय होने की वजह से सारा बना बनाया काम बिगड़ गया। यात्रा आरंभ करने से पहले जब उनकी डॉक्टरी परीक्षा की गई तो डॉक्टरों ने अड़चन डाल दी कि इतना दुबला पतला आदमी न तो समुद्री यात्रा के कष्ट झेल पाएगा और न ही इंग्लैंड की कड़ाके की सर्दी। वे शरीर से बहुत ज्यादा दुबले पतले थे। तो डॉक्टरों ने जब मेडिकल हुआ वो उन्होंने एक दुविधा में उन्हें डाल दिया कि न तो ये समुद्री यात्रा में जो कष्ट होंगे वे झेल पाएंगे और न ही ये वहां की कड़ाके की सर्दी भी झेल पाएंगे। दुर्भाग्यवश विदेश यात्रा का यह सुअवसर रमन के हाथों से जाता रहा। वो इंग्लैंड नहीं जा पाए। परंतु रमन हताश होने वाले व्यक्ति नहीं थे, मतलब वो निराश होने वाले व्यक्तियों में से नहीं थे। उन्होंने तुरंत दूसरी राह चुन ली और भारतीय वित्त विभाग की प्रतियोगितात्मक परीक्षा में बैठने का संकल्प किया। यद्यपि यह परीक्षा विज्ञान से संबंधित नहीं थी, फिर भी रमन ने इस प्रतियोगिता में भी समस्त भारतवर्ष में प्रथम स्थान प्राप्त किया। अब वह विज्ञान की परीक्षा न होने के बावजूद भी उन्होंने उस वित्त वाली परीक्षा में भी प्रथम स्थान ही प्राप्त किया। जिसने भी यह घटना सुनी उसने दांतों तले उंगली दबा ली। मतलब वे सब आश्चर्यचकित हो गए कि इसके रुचि के अनुरूप वह परीक्षा भी नहीं थी, फिर भी इन्होंने प्रथम स्थान कैसे प्राप्त किया। मात्र 19 वर्ष की अल्प आयु में वह डिप्टी अकाउंटेंट जनरल के महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त होकर कोलकाता चले गए। इसी दौरान उनका विवाह भी हो गया। अब मात्र 19 वर्ष की उम्र थी उनकी। उस समय उन्होंने डिप्टी अकाउंटेंट का जो पद था वो प्राप्त कर लिया और उसी दौरान वे कलकत्ता गए और वहां उनका विवाह भी हो गया। अब रमन के पास ऊंचा पद, लंबा चौड़ा वेतन और सब कुछ था। उसे और क्या चाहिए? अब उसके पास पैसा भी हो गया, अच्छा पद भी हो गया, अब और क्या चाहिए था? यह सब होने पर भी उसका मन विज्ञान जगत में ही रमा हुआ था। इसमें रमा हुआ था? विज्ञान जगत में। वे विज्ञान जगत को ही अपना सब कुछ मानते थे। दिल में उनके विज्ञान के प्रति बहुत ज्यादा रुचि थी। नित्य नए नए वैज्ञानिक प्रयोग करने के लिए वह हरदम छटपटाते रहते थे। एक दिन वह ट्राम में बैठे जा रहे थे कि अचानक उनकी दृष्टि सामने लटकते हुए एक बोर्ड पर पड़ी। किस पर पड़ी? लटकते हुए एक बोर्ड पर पड़ी। इस बोर्ड पर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा था भारतीय विज्ञान परिषद। क्या लिखा था? भारतीय विज्ञान परिषद। इसमें कुछ ऐसा मंत्र मुग्ध सा किया कि वह उसे देखते ही झटके से उठे और चलती हुई ट्राम से एकाएक नीचे कूद पड़े। अब जैसे ही उन्होंने यह बोर्ड पढ़ा जिसमें लिखा था भारतीय विज्ञान परिषद, और वह उसे एकाएक टकाटक देखते ही रह गए और ऐसा कुछ हुआ उनके मन में कि वह चलती हुई ट्राम से कूद गए। वे तीर की गति से बोर्ड वाले भवन के भीतर जा घुसे। जब उन्होंने परिषद के सदस्यों को अपना परिचय दिया तो उन्होंने युवक रमन का हार्दिक स्वागत किया। रमन इस संस्था के सदस्य बन गए। उनके कार्यकलापों में बढ़ चढ़कर भाग लेने लगे। अब कुछ भी काम होता इस परिषद में, भारतीय विज्ञान परिषद में, तो वे उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे।
उनके द्वारा किए गए नए नए आविष्कारों से उनका ही नहीं, संस्था का भी नाम दूर दूर तक चमकने लगा। करने वाले रमन जी थे, लेकिन संस्था का नाम भी, क्योंकि वे उस संस्था के सदस्य थे, संस्था का नाम भी रमन जी की वजह से दूर दूर तक चमकने लगा, फैलने लगा। उन्हीं दिनों सर आशुतोष मुखर्जी के प्रयत्नों से कलकत्ता में एक साइंस कॉलेज की स्थापना हुई थी। साइंस कॉलेज की स्थापना किसकी मदद से हुई? आशुतोष मुखर्जी। जब इस कॉलेज के प्राचार्य पद के लिए बात उठी तो सर आशुतोष मुखर्जी ने के दिमाग में सबसे पहला नाम रमन का ही आया। सबसे पहला नाम किसका आया? इस साइंस कॉलेज के जो प्रोफेसर हो सकते हैं वे रमन ही हो सकते हैं। परंतु यह बात उनसे कह ना सके। उन्होंने सोचा कि इतना बड़ा सरकारी पद, मान मर्यादा और बढ़िया वेतन छोड़कर भला वह साइंस कॉलेज का प्राचार्य क्यों बनेगा। अब उन्होंने सोचा कि एक व्यक्ति जो इतना अच्छा कमा रहा है, इतना अच्छा पद जिसके पास हासिल है, तो वो एक छोटे से कॉलेज में आकर क्यों पढ़ाएगा। किंतु रमन को तो किसी और ही मिट्टी के बने थे। रमन क्या थे? रमन तो किसी और मिट्टी के थे। उन्हें पैसों और पद से कोई दिलचस्पी नहीं थी। विद्वान थे और विद्वानों का सच्चा सुख केवल दो ही कार्यों में मिलता है। विद्वानों को सच्चा सुख जो होता है वो सिर्फ दो ही कामों में मिलता है, ज्ञान लेने और ज्ञान देने में। एक तो ज्ञान प्राप्त करना और अपना जो ज्ञान है वो दूसरों को बांटने में ही विद्वानों का मन लगता है। इन दोनों कामों के लिए वे अपना सर्वस्व छोड़ सकते हैं। यही रमन ने देख लिया। मुखर्जी के मन की बात जानते ही उन्होंने अकाउंटेंट जनरल के पद से त्याग पत्र दे दिया। अब उन्होंने जो इतनी मेहनत करके परीक्षा पास करी थी और पद हासिल किया था उसे एक झटके में ही त्याग दिया और उक्त कॉलेज के प्राचार्य बन गए। इसके बाद जुलाई 1917 में रमन कोलकाता विश्वविद्यालय में भौतिकी के प्रोफेसर हो गए। सन 1921 में रमन पहली बार विदेश यात्रा पर गए। पहली बार उन्होंने विदेश यात्रा कब की? 1921 में। उस समय सागर के नीचे पानी को देखकर उनके मन में एक विचित्र सा प्रश्न उठा कि समुद्र का पानी नीला क्यों है। उन्होंने क्या सोचा कि आखिर समुद्र का पानी नीला क्यों होता है। लंदन पहुंचते ही रमन को इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने की धुन सवार हो गई, किंतु प्रश्न इतना सरल नहीं था कि तुरंत ही उत्तर मिल जाए। रमन प्रयोग पर प्रयोग करते रहे। 7 वर्ष की सतत साधना के परिणाम स्वरूप सन 1928 में सफलता मिली। किस बात में? वो ये जान पाए कि समुद्र का पानी नीला आखिर होता क्यों है। इसको जानने के लिए उन्होंने अपना 7 वर्ष, इतना लंबा समय उसके शोध में लगा दिया। उनका यह अनुभव, अनुसंधान रमन प्रभाव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। किस नाम से? रमन प्रभाव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। रमन की इस अनोखी खोज ने विज्ञान जगत में तहलका मचा दिया। ब्रिटिश सरकार ने रमन की सेवाओं से प्रसन्न होकर उन्हें सर की उपाधि दी से सम्मानित कर दिया। किसकी उपाधि? सर की उपाधि से सम्मानित कर दिया ब्रिटिश सरकार द्वारा। उनकी इस खोज पर 1930 में लंदन की रॉयल सोसाइटी ने रमन को ह्यूजेस पदक प्रदान किया और बाद में स्वीडिश अकादमी ने उन्हें विश्व के सर्वोच्च पुरस्कार, मतलब सबसे ऊंचे पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार से अलंकृत किया, मतलब नवाजा। अलंकृत करना मतलब नवाजा। सन 1948 में हमारी सरकार ने सर चंद्रशेखर वेंकट रमन को अपना पहला राष्ट्रीय अध्यापक नियुक्त करके उनका मान बढ़ाया। कब? 1948 में। सन 1954 में
भारत के प्रथम राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने देश के सर्वोच्च अलंकार भारत रत्न से विभूषित किया। आप जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उन्होंने भारत रत्न की उपाधि इन्हें दी। सर 1998 में रूस की सरकार ने शांतिपूर्ण कार्य के लिए रमन को सोवियत संघ का सर्वोत्तम पुरस्कार लेनिन पुरस्कार, कौन सा, लेनिन पुरस्कार देकर सम्मानित किया। उस समय रमन ने कहा, लेनिन पुरस्कार मुझे इसीलिए दिया जा रहा है कि मैंने विज्ञान के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण अनुसंधान किए हैं, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि मैंने अपने ज्ञान का उपयोग कभी भी दैनिक साधनों को जुटाने के लिए नहीं किया। मेरी सदैव यही अभिलाषा रहती है कि मेरे अनुसंधानों से विश्व भर में शांति और मानवता का कल्याण। वो क्या कहते हैं कि मैंने कभी भी अपने भौतिक सुविधा के लिए इनका शोध नहीं की। मैं सदैव जो शोध करता हूँ उसमें मानव कल्याण और विश्व शांति की भावना रहती है। 21 नवंबर 1970 को भारत की इस महान विभूति का स्वर्गवास हो गया। इनकी मृत्यु कब हुई? 21 नवंबर 1970 को इनकी मृत्यु हो गई, किंतु उनके सुकृत्यों की अमिट छाप सदा के लिए बनी रहेगी। उनने जो अच्छे काम करे उनकी यादें हमेशा बनी रहेंगी। उनका जीवन व्रत निरंतर हमें कुछ कर गुजरने के लिए प्रेरित करता रहेगा। हमें जो प्रेरणा मिलेगी वह यह मिलती है कि हमें भी कुछ ना कुछ सदैव सत्कर्म करते ही रहने चाहिए। इस तरीके से हमारा पाठ चंद्रशेखर वेंकट रमन समाप्त होता है। मुझे आशा है आप सभी को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।